नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी जबलपुर की है। ये बात 2017 की है। जबलपुर में एक थाना है रांझी। 29 जून को रांझी थाने के टीआई जमसराम को एक सूचना मिली कि इंडी के स्वमरिया मुख्य मार्ग के पास झाड़ियों में 35 साल के युवक की लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही टीआई जे मसराम अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शव के शरीर पर किसी प्रकार का चोट का निशान नहीं था, लेकिन उसके गले पर पड़ा काला निशान यह संकेत दे रहा था कि मृतक की हत्या गला दबाकर की गई है। पुलिस को तुरंत एहसास हुआ कि मामला साधारण मौत का नहीं बल्कि हत्या का है। एसपी अमित सिंह को सूचना दी गई। उन्होंने आसपास के सभी थानों और जिलों में अज्ञात लाश मिलने की सूचना भेज दी। घटना के बाद जब शव को घटनास्थल से उठाकर जांच के लिए भेजा गया तो कुछ लोग वहां मौजूद थे जिन्होंने शव की तस्वीरें खींचकर व्हाट्सएप पर वायरल कर दी। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी फैल गईं। इस दौरान 6वीं बटालियन में तैनात एक पुलिसकर्मी ने उन तस्वीरों को देखा। जब उसने शव की कलाई पर बने 2 टैटू देखे तो उसे तुरंत याद आया कि राजेश बेन ने अपनी कलाई पर बिल्कुल ऐसे ही टैटू बनवाए थे। वह पुलिसकर्मी राजेश को जानता था और इन टैटू को देखकर उसे यकीन हो गया कि शव राजेश का ही हो सकता है। वह बिना देर किए सीधा राजेश बेन के घर पहुंचा। वहां राजेश की पत्नी भारती और उनके दोनों बच्चे मौजूद थे। जब उसने भारती से पूछा तो उसने बताया, राजेश सुबह 9 बजे 15,000 रुपए लेकर बेटे की स्कूल फीस भरने गया था, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। मुझे लगा स्कूल में देर हो जाने के कारण राजेश सीधे अपनी ड्यूटी पर चले गए होंगे। भारती की यह बात सुनकर राजेश के दोस्त का शक गहरा हो गया। उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उस दिन राजेश बटालियन में भी नहीं दिखा था। उसका शक गहरा हो गया कि रांझी में मिली लाश राजेश बेन की हो सकती है। इसके बाद उन्होंने यह सूचना रांझी पुलिस को दे दी। टीआई श्री मसराम ने भारती को लेकर अस्पताल में शव दिखाया और देर शाम उसने शव की पहचान अपने पति एसएएफ में पदस्थ आरक्षक राजेश बेन के रूप में कर ली। पहचान करने के बाद शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट में यह साफ था कि राजेश की हत्या गला दबाकर की गई थी। इसका मतलब यह था कि राजेश की जान किसी ने जानबूझकर ली थी और यह एक हत्या का मामला था। चूंकि यह एक पुलिस वाले की हत्या का मामला था, पुलिस इसे बहुत गंभीरता से ले रही थी। इसलिए एसपी अमित सिंह ने तुरंत एक खास जांच टीम बनाई ताकि पूरे मामले की अच्छे से जांच की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि हत्या क्यों और कैसे हुई। इसी बीच रात लगभग 11 बजे एक चौंकाने वाली घटना घटी। दरअसल रांझी थाने में तैनात महिला आरक्षक आरती सोनकर ने एसपी को एक फोन रिकॉर्डिंग भेजी, जिसमें मृतक आरक्षक राजेश बेन की पत्नी भारती एक युवक से फोन पर बात कर रही थी और अपने पति का शव ठिकाने लगाने के लिए मदद मांग रही थी। आरक्षक आरती ने बताया कि मृतक की पत्नी जिस व्यक्ति से बात कर रही थी वह उसका भाई सोनू सोनकर था। मृतक राजेश ने सोनू से काफी पैसा ब्याज पर उधार लिया था। यह रिकॉर्डिंग हाथ में आने के बाद पुलिस को शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी कि राजेश की हत्या उसकी पत्नी भारती ने की थी। इसलिए रात ही में महिला पुलिस की एक टीम ने उसके घर जाकर पूछताछ की, जहां कुछ ही देर में भारती ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने भारती, उसकी चचेरी बहन पायल, भारतीय की मां सुकरानी और पड़ोस में रहने वाली उसकी नाबालिग सहेली को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने भारती की वह चुन्नी भी बरामद कर ली जिससे गला दबाकर राजेश की हत्या की गई थी। साथ ही वह एक्टिवा भी जब्त कर ली गई, जिसका इस्तेमाल राजेश के शव को झाड़ियों में ले जाकर ठिकाने लगाने की कोशिश में किया गया था। पूछताछ में भारती ने बताया कि राजेश को शराब पीने की बुरी लत थी और यही लत उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी थी। सुहाग रात को भी वह शराब पीकर और एक बोतल साथ में लेकर कमरे में आया था। शराबखोरी के कारण राजेश पर लाखों रुपए का कर्ज भी हो गया था, जिससे उसकी स्थिति और भी खराब हो गई थी। इस वजह से वह चिड़चिड़ा हो गया था और आए दिन भारती के साथ मारपीट करने लगा था। भारती के अनुसार वह रोज रोज की मारपीट से तंग आ चुकी थी और इसलिए घटना के दिन उसने पति की हत्या की योजना बनाई। उसने अपनी चचेरी बहन पायल और पड़ोस में रहने वाली 16 वर्षीय सहेली को पहले ही घर बुला लिया था। रात लगभग 11 बजे जब राजेश शराब के नशे में घर लौटा तो उसने मेरी बहन और सहेली के सामने ही मुझसे कपड़े उतारने के लिए कहा, लेकिन मैं कुछ सोच ही रही थी। तभी मैंने एक झटके में अपनी चुन्नी उसके गले में लपेटी और फिर हम तीनों ने मिलकर गला घोंटकर राजेश की हत्या कर दी।
शव को बोरे में भरकर एक कोने में रख दिया। घटना की खबर मिलते ही आरती और मां सुकरानी सुबह जबलपुर पहुंच गईं। अगले दिन दोपहर लगभग 2 बजे पायल और भारती ने शव को एक्टिवा पर रखकर रांझी इलाके की झाड़ियों में फेंक दिया। इस दौरान एक्टिवा पायल चला रही थी। शाम को जब राजेश के साथी उसके बारे में पूछताछ करने घर आए तो भारती ने सोनू सोनकर को फोन करके शव को ठिकाने लगाने के लिए मदद मांगी। यह फोन रिकॉर्डिंग पुलिस के हाथ लगने के बाद पूरा मामला उजागर हो गया। लेकिन दूसरे दिन ही इस कहानी में नया मोड़ आ गया। संजय कॉलोनी रांझी में रहने वाले मृतक राजेश बेन के परिवार वालों ने एसपी अमित सिंह को एक आवेदन सौंपकर उचित जांच की मांग की। उन्होंने बताया कि यह सच है कि राजेश के ऊपर काफी कर्ज था, जो उसने शराब पीने नहीं बल्कि पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने को लिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि एक साहूकार युवक के साथ भारती के अवैध संबंध भी हो गए थे। एक दिन राजेश ने अपनी पत्नी को उसके आशिक के साथ रंगे हाथ पकड़ भी लिया था। इसलिए भारती के प्रेमी ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर राजेश की हत्या की है। जब यह नया मोड़ सामने आया तो पुलिस ने साहूकार से बात करने का फैसला किया। इसके साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई। पुलिस ने भारती और राजेश के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए ताकि यह पता चल सके कि क्या कुछ संदिग्ध बातचीत हुई थी। हालांकि जांच के दौरान ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जिससे भारतीय के प्रेम संबंधों का कोई ठोस सबूत मिल सके। इसके अलावा साहूकार और भारती के बीच कोई भी कनेक्शन साबित नहीं हुआ और उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला। इससे यह साफ हुआ कि भारती का किसी के साथ भी कोई प्रेम संबंध नहीं था। जांच के दौरान पुलिस को एक और कहानी सामने आई जो और भी चौंकाने वाली थी। इस नए मोड़ में पता चला कि राजेश शराब के नशे में अपनी पत्नी भारती पर दबाव बनाता था कि वह उसकी चचेरी बहन पायल और पड़ोस में रहने वाली नाबालिग सहेली के साथ उसके संबंध बनवाए। भारती के मना करने पर राजेश उसे अक्सर यह आरोप लगाकर मारपीट करता था कि उसके प्रेमी के साथ उसके संबंध हैं। चर्चा तो यह भी थी कि राजेश ने अपनी चचेरी साली और पत्नी की सहेली के साथ मनमानी की थी। इससे तंग आकर इन तीनों ने मिलकर राजेश से छुटकारा पाने के लिए एक साजिश रची और उसकी हत्या कर दी। इस तरह से एक हत्या के पीछे 3 अलग-अलग कहानियां और घटनाएं सामने आईं, जिनमें से हर कहानी में अलग-अलग कारण थे जो राजेश की हत्या की ओर ले गए। पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इन तीनों में से कौन सी कहानी सही है, क्योंकि हर एक कहानी में अलग-अलग पहलू थे और सब में कुछ न कुछ विरोधाभास था। एक तरफ राजेश के परिवार वालों का दावा था कि उसकी हत्या प्रेमी ने की, जबकि दूसरी ओर भारतीय ने अपनी चचेरी बहन और सहेली के साथ मिलकर हत्या का आरोप लगाया था। इसके अलावा कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि शराब के नशे में राजेश ने अपनी पत्नी पर दबाव डाला था, जिसके कारण उसकी हत्या हुई। पुलिस को इन सभी बयानों और घटनाओं की पूरी जांच करनी पड़ी, क्योंकि यह मामला बहुत ही जटिल था। पुलिस ने काजल और पायल से सच जानने की कोशिश की, क्योंकि इन दोनों के बयान में भी कुछ विरोधाभास था। काजल और पायल दोनों ही घटना के समय भारती के घर मौजूद थीं और उनके बयान से यह पता चल रहा था कि राजेश के साथ कुछ गड़बड़ हुआ था। पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की ताकि वे सच सामने लाएं। राजेश और भारती की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों के 2 छोटे बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। शुरुआत में उनका जीवन सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे राजेश की शराब की लत और कर्ज ने उनके रिश्ते को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। राजेश की शराब की लत बढ़ती जा रही थी और वह हर महीने अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा शराब और सट्टे में खर्च कर देता था। इसके कारण घर में पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। भारती लगातार राजेश से लड़ाई करती रहती थी, लेकिन वह अपनी आदतों में सुधार नहीं कर पा रहा था और दूसरों से उधारी लेकर कर्ज चुकता करने की कोशिश करता रहता था। एक दिन भारती की चचेरी बहन काजल घर पर आई थी। भारती किचन में काम कर रही थी जब राजेश ने मौका पाकर काजल को पकड़ लिया। काजल ने शोर मचाया, लेकिन राजेश ने उसे दबोच लिया। काजल ने जब उसे धक्का दिया और शोर मचाया तो भारती दौड़ते हुए आई और उसने राजेश से भिड़ने की कोशिश की। दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ, लेकिन अंततः काजल और भारती ने यह तय किया कि वे इस घटना को किसी से नहीं बताएंगी। 15 दिन बाद पायल घर आई और राजेश ने वही हरकत पायल के साथ भी की। इस बार पायल ने राजेश को पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ा। भारती ने अब राजेश से सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं सबको बता दूंगी। अब मैं तुम्हारे बुरे काम सहन नहीं कर सकती। यह बात सुनकर राजेश को गुस्सा आ गया,
लेकिन वह भारतीय की धमकी को नजरअंदाज कर रहा था। इस समय तक भारतीय का मन पूरी तरह टूट चुका था और वह यह सोच रही थी कि कैसे वह इस स्थिति से बाहर निकले। राजेश ने अपनी गलतियां छुपाने के लिए भारती पर झूठे आरोप लगाए थे, बल्कि चचेरी साली और पत्नी की सहेली के साथ उसने मनमानी की थी। भारती उसकी बात किसी से कहे नहीं, इसीलिए उस पर झूठे आरोप लगाए। घटना के दिन राजेश घर पर शराब पीकर आया। तब घर में भारती की सहेली और चचेरी बहन मौजूद थी। शराब के नशे में उन दोनों के साथ मिलकर छेड़खानी करने लगा। भारती ने गुस्से में आकर अपना दुपट्टा निकाला और काजल पायल के साथ मिलकर राजेश का गला घोंट दिया। तीनों ने मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई और शव को बोरी में भरकर एक कोने में छुपा दिया। भारती ने इस घटना की जानकारी अपनी मां सुकरानी को दी। जैसे ही सुकरानी को यह खबर मिली, वह अगले दिन सुबह जबलपुर पहुंच गई। इसके बाद पायल और भारती ने शव को एक्टिवा पर रखा और उसे रांझी इलाके की झाड़ियों में फेंक दिया। इस दौरान एक्टिवा पायल चला रही थी। शव को ठिकाने लगाने के बाद शाम को जब राजेश के साथी उसके बारे में पूछताछ करने के लिए घर पहुंचे, तो भारती ने सोनू सोनकर को फोन किया और उसे शव को ठिकाने लगाने में मदद मांगी। इस दौरान भारती को यह जानकारी नहीं थी कि पुलिस को लाश मिल चुकी थी। पुलिस ने जब शव के बारे में जानकारी ली, तो यह फोन रिकॉर्डिंग उनके हाथ लग गई और पूरा मामला उजागर हो गया। राजेश बेन की हत्या के मामले में जांच के बाद पुलिस ने भारती, काजल और पायल को आरोपी माना। पायल नाबालिग थी, तो उसे न्यायालय ने नाबालिग न्यायालय में पेश किया। उसके खिलाफ हत्या और शव को छिपाने के आरोप तो थे, लेकिन नाबालिग होने की वजह से उसकी सजा में छूट दी गई और उसे सुधार गृह भेज दिया गया। भारती और काजल को हत्या और साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों में दोषी ठहराया गया और उन्हें उम्र भर की सजा दी गई। यह मामला एक जटिल स्थिति बन गया, जहां नाबालिग का अपराध करने के बावजूद उसकी सजा में कानूनी ढील दी गई, जबकि वयस्क आरोपियों को कठोर सजा मिली। आज की दूसरी कहानी दिल्ली की है। ये बात 2014 की है। दक्षिणी दिल्ली में एक इलाका है वसंत कुंज। इसी इलाके में एक पार्क है वसंत वाटिका। इसी पार्क के आसपास रहने वाले लोग गटर के मैनहोल से आने वाली गंध से परेशान थे। जिस गटर के मैनहोल से गंध आ रही थी, उस पर ढक्कन नहीं था। लोगों ने एमसीडी के ऑफिस में फोन किया, उनको पूरी बात बताई। उसी दिन एमसीडी के कर्मचारी गटर की सफाई करने आ गए। सफाई करते हुए गटर के एक मैनहोल के पास तीक्ष्ण गंध महसूस हुई। वह गंध सीवर की गंध से कुछ अलग थी। सफाई कर्मचारी उस मैनहोल के पास पहुंचे तो बदबू और ज्यादा आने लगी। अपनी नाक पर कपड़ा रखकर उन्होंने जब मैनहोल में झांक कर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें एक आदमी की लाश पड़ी थी। लाश मिलने की खबर उन्होंने अपने सुपरवाइजर को दी। उधर से गुजरने वालों को जब गटर में लाश पड़ी होने की जानकारी मिली, तो वे भी उस लाश को देखने लगे। इसी बीच किसी ने खबर पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। यह 25 फरवरी 2014 दोपहर 1 बजे की बात है। सूचना मिलते ही थाना वसंत कुंज थाना प्रभारी मनमोहन सिंह, एसआई नीरज कुमार यादव, कांस्टेबल संदीप, बलबीर को लेकर वसंत वाटिका पार्क पहुंच गए। थाना प्रभारी ने जब गटर के मैनहोल से झांक कर देखा, तो वह सच्चाई से सामना हुआ। वहां एक आदमी की सड़ी गली लाश पड़ी हुई थी। इससे तेज बदबू फैल गई थी। पुलिस ने लाश को बाहर निकाला और जब उसका निरीक्षण किया तो पाया कि उसका गला कटा हुआ था और पेट पर दोनों साइडों में गहरे घाव थे। लाश की स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि हत्या कई दिन पहले की गई होगी। जहां लाश पाई गई, वहां से कुछ दूरी पर एक कॉलोनी थी। लाश मिलने की खबर जैसे ही कॉलोनी के लोगों को मिली, वे बड़ी संख्या में वसंत वाटिका पार्क पहुंचने लगे। उन्हीं में से एक सुमित मिश्रा भी था। उसका छोटा भाई अमित मिश्रा 14 फरवरी 2014 से गायब था। वह लाश उसे अपने भाई अमित मिश्रा की लग रही थी। उसने ध्यान से लाश का दायां हाथ देखा, जिस पर एक छोटी सी बचपन की निशानी थी। यह देखकर उसे पूरा यकीन हो गया कि वह लाश उसके भाई की ही थी। अमित मिश्रा के घर के बाकी लोग भी जब ये सुने कि उनकी लाश गटर में मिली है, तो वे घर से निकलकर वसंत वाटिका पार्क पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अमित की लाश देखी और वह भी रोने लगे। कुछ देर बाद पुलिस ने मृतक अमित के पिता राम निवास से पूछा, तो उन्होंने बताया कि यह 14 फरवरी से लापता था। इसकी पत्नी रेखा ने आज ही इसकी गुमशुदगी थाने में लिखवाई थी। 12 दिन तक हम उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई खबर नहीं मिली, तो आज उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। कोई भी लाश मिलने पर पुलिस का पहला काम उसकी शिनाख्त कराना होता है।
शिनाख्त के बाद ही पुलिस हत्यारों का पता लगाकर उन तक पहुंचने की कार्रवाई करती है। गटर में मिली इस लाश की शिनाख्त उसके घर वाले कर चुके थे, इसलिए पुलिस ने लाश का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला मर्डर का था, इसलिए दिल्ली के डीसीपी भोलाशंकर जायसवाल ने थाना प्रभारी मनमोहन सिंह के निर्देशन में एक पुलिस टीम बनाई। मृतक अमित मिश्रा की पत्नी रेखा ने 25 फरवरी 2014 को सुबह थाने में अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। दोपहर तक उसी दिन उसकी लाश मिल गई। इस कारण पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या और लाश छिपाने का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस टीम ने सबसे पहले मृतक के परिवार से पूछताछ की तो पता चला कि अमित अपनी किराने की दुकान पर बैठता था और उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए यह कहना मुश्किल था कि उसकी हत्या किसने की। मृतक के पिता रामविलास ने बताया कि अमित के गायब होने से 2 दिन पहले उसका झगड़ा सुधीर से हुआ था। सुधीर की पत्नी और अमित की पत्नी रेखा एक ही गांव की थी और सुधीर अक्सर अमित के पास आता था। गायब होने से 2 दिन पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। चूंकि अमित का झगड़ा सुधीर से हुआ था, इसलिए पुलिस सबसे पहले सुधीर से ही पूछताछ करना चाहती थी। पुलिस रेखा को लेकर महिपालपुर स्थित सुधीर के कमरे पर पहुंची, लेकिन वहां का कमरा बंद मिला। पड़ोसियों से जब पुलिस ने सुधीर के बारे में पूछा तो उन्होंने भी उसकी कोई जानकारी नहीं दी। इस पर पुलिस का शक सुधीर की तरफ बढ़ गया। अमित रंगपुरी कॉलोनी पर रहता था। महिपालपुर से लौटने के बाद पुलिस ने रंगपुरी कॉलोनी पर जाकर वहां के लोगों से अमित के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। इससे पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, जिनके बाद रेखा और उसकी छोटी बहन मालिनी भी शक के दायरे में आ गईं। दोनों बहनों को पुलिस ने उसी दिन पूछताछ के लिए थाने बुलवा लिया। जब रेखा और मालिनी से अलग अलग पूछताछ की गई तो अमित की हत्या की कहानी सामने आ गई। दोनों बहनों ने यह स्वीकार कर लिया कि अमित की हत्या उन्होंने मिलकर की थी। उन्होंने लाश को सुधीर के ऑटो में रखकर वसंत वाटिका पार्क में लाया और उसे वहां के गटर में डालकर अपने अपने घर वापस चले गए थे। जब रेखा ने अपने पति की हत्या के बारे में जो कहानी बताई, वह एक प्रेम भरी कहानी निकली। रामविलास मूल रूप से हरियाणा के गुड़गांव जिले के मेवात क्षेत्र स्थित नूनेरा गांव के रहने वाले थे। अब से तकरीबन 40 साल पहले अपनी पत्नी रत्नी और 2 बेटों के साथ वे दिल्ली आए थे और दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित रंगपुरी कॉलोनी पर रहने लगे। छोटे मोटे काम करके वह परिवार को पालने लगे। दिल्ली आने के बाद रत्नी 4 और बेटों की मां बनी। अब उनके पास 6 बेटे हो गए थे, जिनमें अमित तीसरे नंबर का था। अमित ने रंगपुरी पहाड़ी पर ही किराना स्टोर की दुकान खोल ली। कुछ ही दिनों में अमित का काम चल निकला तो उसे अच्छी आमदनी होने लगी। तब रामविलास ने उसकी शादी पारुल नाम की एक लड़की से कर दी। पारुल से शादी करने के बाद अमित ने भी गृहस्थ जीवन की शुरुआत की। पारुल एक बेटी और एक बेटे की मां बनी। उसका परिवार हंसी खुशी से चल रहा था। इसी बीच परिवार में ऐसा भूचाल आया जिसका दुख उसे सालता रहा। करीब 4-5 साल पहले पारुल की कैंसर से मौत हो गई। अमित ने उसका काफी इलाज कराया था। लाख कोशिश करने के बाद भी वह ठीक नहीं हो सकी और परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। पारुल की मौत पर वैसे तो पूरे परिवार को दुख हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा दुख अमित ही महसूस कर रहा था। जैसे जैसे समय गुजरता गया, अमित भी सामान्य हो गया। उसी दौरान उसकी मुलाकात रेखा नाम की एक युवती से हुई, जो झारखंड के केरल गांव की थी। वह भी रंगपुरी कॉलोनी के पास एक कॉलोनी में रहती थी। रेखा वसंत कुंज इलाके में एक कंपनी में काम करती थी। अमित एकाकी जीवन गुजार रहा था। रेखा को देखकर उसका झुकाव उसकी ओर हो गया। रेखा भी अक्सर उसके पास आने लगी। रेखा भी अकेली थी और अमित उसे सही लगता था। उसकी किराने की दुकान अच्छी चल रही थी, इसलिए उसने काफी सोचने समझने के बाद ही उसकी तरफ प्यार का हाथ बढ़ाया था। इसके बाद रेखा अमित के साथ पत्नी की तरह रहने लगी। यह करीब 4 साल पहले की बात है। दोनों की उम्र में करीब 8 साल का अंतर था। इसके बावजूद रेखा अमित के साथ खुश थी। इन 4 सालों में रेखा मां नहीं बन सकी। अमित की पहली पत्नी से 2 बच्चे थे, इसलिए रेखा के बच्चा पैदा न होने पर अमित को कोई मलाल नहीं था। लेकिन रेखा इस चिंता में घुलती जा रही थी। वह चाहती थी कि उसके भी बच्चा हो, उसकी गोद भी भर जाए। रेखा के कहने पर अमित ने उसका इलाज भी कराया। इसके बावजूद भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो अमित ने अपने एक संबंधी की 1 साल की बेटी गोद ले ली, जिससे रेखा का मन लगा रहे। रेखा उस गोद ली हुई बेटी की परवरिश में लग गई।
रेखा के गांव की ही प्रियंका नाम की एक लड़की की शादी महिपालपुर में रहने वाले सुधीर के साथ हुई थी। सुधीर ऑटो रिक्शा चलाता था। एक ही गांव की होने की वजह से रेखा प्रियंका से फोन पर बात भी करती रहती थी। कभी प्रियंका उसके यहां तो कभी वह प्रियंका के घर जाती रहती थी। एक दूसरे के यहां आने जाने से अमित और सुधीर के बीच भी दोस्ती हो गई थी। दोनों साथ साथ खाते पीते थे। इसी बीच रेखा का झुकाव सुधीर की ओर हो गया। रेखा की ओर से मिले खुले ऑफर को भला सुधीर कैसे ठुकरा सकता था। शादीशुदा होने के बावजूद भी उसने अपने कदम रेखा की ओर बढ़ा दिए। दोनों ही अनुभवी थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे के नजदीक आने में झिझक महसूस नहीं हुई। रेखा और सुधीर के बीच एक बार शारीरिक संबंध बनने के बाद उनका सिलसिला चलता रहा, लेकिन ज्यादा दिनों तक सिलसिला कायम न रह सका। अमित सिंह को पत्नी के हाव भाव से उस पर शक होने लगा। इस कारण पत्नी से कहा कि वह सुधीर को यहां आने से मना कर दे, लेकिन रेखा ने ऐसा नहीं किया। इसी बात को लेकर पत्नी से अमित की नोकझोंक होने लगी। उसी दौरान रेखा की छोटी बहन मालिनी भी उसके पास रहने के लिए आ गई। 22 साल की मालिनी खूबसूरत थी। जवान साली को देखकर अमित की भी नीयत डोल गई। वह उस पर डोरे डालने लगा, लेकिन घर में अक्सर पत्नी के रहने की वजह से उसकी दाल नहीं गल पाई। उधर रेखा और सुधीर के अवैध संबंध का खेल कायम रहा और 7 फरवरी को वह सुधीर के साथ भाग गई। बदनामी की वजह से अमित ने इसकी रिपोर्ट थाने में भी नहीं लिखवाई। करीब 1 हफ्ते तक दोनों इधर उधर घूमकर मौज मस्ती करके घर लौट आए। अमित ने रेखा को आड़े हाथों लिया तो रेखा ने पति के पैरों में गिरकर माफी मांग ली। पत्नी के घड़ियाली आंसू देखकर अमित का दिल पसीज गया और उसने पत्नी को माफ कर दिया। 13 फरवरी की शाम को सुधीर अमित के यहां आया। अमित को पता था कि उसकी पत्नी को सुधीर ही भगा कर ले गया था, इसलिए उसके घर आने पर वह मन ही मन कुढ़ रहा था। फिर भी उसने उससे कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। उसने उसकी खातिरदारी की और उसके साथ शराब भी पी। शराब पीने के दौरान ही बातों बातों में उनका झगड़ा हो गया। झगड़ा बढ़ने पर सुधीर वहां से चला गया। किरण ने इसे अपने प्रेमी सुधीर की बेइज्जती समझा और उलटे वह भी पति से झगड़ने लगी। अगले दिन 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे था। 40 साल का अमित भी अपनी 22 साल की साली मालिनी को मन ही मन चाहता था। उस दिन मालिनी किरण के साथ महिपालपुर में सुधीर के घर चली गई थी। इस बात की जानकारी अमित को थी। अमित ने भी वैलेंटाइन डे के दिन ही मालिनी को अपने प्यार का इजहार करने का फैसला कर लिया। वह दुकान पर अपने बेटे को बिठाकर सुधीर के कमरे पर पहुंच गया। उस समय वहां सुधीर नहीं था। वह किरण और मालिनी को कमरे पर छोड़कर किसी काम से घर से बाहर चला गया था और उसकी पत्नी प्रभा मायके गई हुई थी। अमित मालिनी के लिए बेचैन हुआ जा रहा था। जिस समय रेखा किचन में कोई काम कर रही थी, मालिनी कमरे में थी। तभी मौका देखकर अमित ने मालिनी का हाथ पकड़ लिया। मालिनी घबरा गई। जब उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो अमित ने उसके सामने प्यार का इजहार करते हुए उसे किस कर दी और वह उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। मालिनी चीखी तो किचन से रेखा आ गई। पति की हरकतों को देखकर उसे भी गुस्सा आ गया। तब मालिनी ने किसी तरह खुद को उसके चंगुल से छुड़ा लिया और किचन की ओर भाग गई। उधर रेखा पति को डांट ही रही थी, तभी मालिनी किचन से चाकू ले आई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मालिनी ने अमित के पेट में चाकू घोंप दिया। चाकू लगते ही अमित के पेट से खून का फव्वारा फूट पड़ा। मालिनी ने उसी चाकू से एक बार उसके पेट की दूसरी साइड में कर दिया। इसके बाद अमित फर्श पर गिर गया और बेहोश हो गया। बहन के इस कदम पर रेखा भी हैरान रह गई। जो हो चुका था उसमें अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसने छोटी बहन से कुछ नहीं कहा, बल्कि वह यह सोचकर खुश हुई कि अमित के मरने के बाद वह सुधीर के साथ बिना किसी डर के रहेगी। अमित कहीं जिंदा न रह जाए, इसलिए रेखा ने उसी चाकू से उसका गला काट दिया। इसके बाद रेखा ने फोन करके सुधीर को अमित की हत्या करने की खबर दे दी। उसने उसे बुला लिया। दोनों बहनों द्वारा अमित की हत्या करने पर सुधीर भी हैरान रह गया। अब उन तीनों ने उसकी लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने उसकी बॉडी के खून को साफ किया, फिर लाश को प्लास्टिक के कट्टे में रख लिया। अंधेरा होने के बाद सुधीर ने उसकी लाश अपने ऑटो रिक्शा में रख ली। रेखा और मालिनी भी ऑटो में बैठ गईं। सुधीर ऑटो को वसंत कुंज इलाके की तरफ ले गया। वसंत वाटिका पार्क के पास उन्हें बिना ढक्कन का एक मैनहोल दिखा, तो उसी मैनहोल में उन्होंने लाश गिराने का फैसला ले लिया। ऑटो से कट्टा उतारकर उस मैनहोल के पास ले गए और कट्टे का मुंह खोलकर लाश उस मैनहोल में गिरा दी और कट्टा वहीं फेंककर वे उसी कमरे पर चले गए।
जहां अमित की हत्या की गई थी। तीनों ने फर्श धोकर खून के धब्बे साफ किए। फिर रेखा और मालिनी वहां से अमित के कमरे पर आ गईं। उन्हें देखकर घर का कोई भी सदस्य यह अनुमान तक नहीं लगा पाया कि वे कोई जघन्य अपराध करके आई हैं। जब देर रात तक अमित घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वालों ने रेखा से उसके बारे में पूछा। तब रेखा ने यही जवाब दिया कि उसे अमित के बारे में कुछ नहीं पता। घर वालों के साथ वह भी अमित को इधर उधर ढूंढती रही। 10-12 दिनों तक घर वाले परेशान होते रहे, लेकिन अमित का कहीं पता नहीं चला। अमित के घर वाले जब उसकी गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराने की बात करते तो रेखा उन्हें यह कहकर मना करती कि वह कहीं गए होंगे, अपने आप लौट आएंगे। घर वालों के दबाव देने पर रेखा ने 25 फरवरी को थाना वसंत कुंज जाकर पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। उधर अमित के माता पिता का कहना है कि मालिनी ने उनके बेटे पर छेड़खानी का जो आरोप लगाया है वह सरासर गलत है। हकीकत यह है कि मालिनी अमित के साथ पहले से ही उसके कमरे में सोती थी। जब रेखा सुधीर के साथ भाग गई थी तब मालिनी अमित के साथ ही सोती थी। हफ्ता भर तक जब जीजा साली बंद कमरे में सोए थे तो उन्होंने भजन कीर्तन तो किया नहीं होगा। जाहिर है उन्होंने सीमाएं भी लांघी होंगी। ऐसे में उसके द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली बात एकदम गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमित की हत्या सुधीर, रेखा और मालिनी ने साजिश के तहत की है। तीनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बहरहाल अब यह बात अदालत ही तय करेगी कि अमित का हत्यारा कौन है। रेखा और मालिनी से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने एक बार फिर सुधीर के यहां दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला। पुलिस को पता चला कि अमित की लाश ठिकाने लगाने में सुधीर ने अपने जिस ऑटो रिक्शा का प्रयोग किया था वह किसी के यहां खड़ा है। पुलिस उस जगह पर पहुंच गई जहां उसका ऑटो रिक्शा खड़ा था। उस ऑटो रिक्शा को लेकर पुलिस थाने लौट आई। पुलिस ने रेखा और मालिनी को भादंवी की धारों के तहत गिरफ्तार करके उन्हें न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया। रेखा और सुधीर के अवैध संबंधों ने न सिर्फ एक हत्या करवाई बल्कि 3 जिंदगियां भी बर्बाद कर दी। धोखा और बेवफाई कभी भी अच्छे नतीजे नहीं लाते। अमित की वासना और गुस्से ने उसे ऐसी स्थिति में ला दिया जहां उसकी जान चली गई। वहीं रेखा और मालिनी ने भी गुस्से और डर में गलत फैसला ले लिया। गुस्से में आकर हत्या कर देना और लाश ठिकाने लगाने की कोशिश करना एक ऐसा अपराध है जो अंततः पकड़ा ही जाता है। चाहे अपराध कितना भी सोच समझकर किया जाए, सच सामने आ ही जाता है। पुलिस की जांच और तकनीक अपराधियों तक पहुंच ही जाती है। रेखा के सुधीर से संबंध ही इस हत्या का कारण बने। सही और गलत इंसान की पहचान जरूरी है, नहीं तो उसका अंजाम खतरनाक हो सकता है। इस तरह की घटनाएं हमें बताती हैं कि रिश्तों में पारदर्शिता और सही फैसले लेना कितना जरूरी है। गलत कदम उठाने से जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में धैर्य से सोचना और सही राह अपनाना ही बुद्धिमानी है।